हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए हो, हिंदी का पेपर है और हिंदी में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो हिंदी के पेपर को आप कैसे पास करोगे। अगर अभी आप तक कुछ नहीं पढ़ा है और हिंदी का पेपर देने गए हो, एग्जाम हॉल में बैठ गए हो, आपके पास कॉपी भी है और पेपर भी है, आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस कॉपी को पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन को करूं, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हर साल वीडियो बनाता हूं, 5 लाख 7 लाख 8 8 लाख बच्चे देखकर जाते हैं और हर साल पास होते हैं और कमेंट करते हैं कि नहीं सर, इस ट्रिक की मदद से मैं पास हो गया हूं। बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, 100% पास होगी, इस बात की गारंटी है। मेरे पास देखिए, यहाँ पे 2025 का एक पेपर है और इस पेपर को मैं पूरा का पूरा इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। हर एक प्रश्न को, चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे वो पत्र लेखन हो, चाहे वो आपका निबंध हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो आप लोगों को गद्यांश हो, पद्यांश हो, कुछ भी नहीं आता है, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख के आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, क्लास 10th में है, यहां से अगर आप क्लास 10th में है या 12th में है, ठीक है, क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि क्लास 10th में जो होता है वो आपका पेपर 70 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 70 मार्क्स का पूछा जाता है पेपर आप लोगों का। और क्लास 12th वाले बच्चों का जो होता है वह 100 मार्क्स का पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी के पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। और यहां से 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं क्लास 10th में। गारंटी है मेरा प्यारा बच्चों कि अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस 70 में कम से कम 50 या 55 नंबर आप आराम से अचीव कर पाओगे। और क्लास 10th वाले बच्चे आराम से 80 से 85% नंबर आराम से हिंदी में ला सकते हो, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। हर एक प्रश्न, कुछ नहीं आता आपको फिर भी आप हो जाओगे पास, इस बात की गारंटी है मेरी। बस वीडियो को पूरा देखना मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे दो कैटेगरी के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। एक आप लोगों का आएगा सब्जेक्टिव और एक आएगा ऑब्जेक्टिव। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है और एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। दोनों का मैं ट्रिक बताने वाला हूं मेरे प्यारों, बच्चों ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वही ट्रिक आप लोगों को अप्लाई करके आना है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रिक क्या होता है। मेरे प्यारों जो जेन्युइन तरीका बताने वाला, ये नहीं बताऊंगा कि आप ए वाला ऑप्शन क्लिक करके चले आना, बी वाला करके आ जाओगे तो सही हो जाएगा। ये फालतू की कोई चीजें नहीं है। मैं जेन्युइन आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं जो आप लोगों को 100% फॉलो होगा। 98% चांस है कि वो ट्रिक आप लोगों का काम करता है। देखिए, पहला ट्रिक मेरे प्यारों क्या कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, कि अगर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं मेरे प्यारों, ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन क्या होता है? सही होता है। मैं आपको बताता हूं पूरा का पूरा तरीका। देखिए, पहला तरीका यह होता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला तरीका यह है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन ए और बी दे दे, कोई ऑप्शन अगर आपको ए और बी दे देता है, आंख बंद करके उस वाले ऑप्शन पे मेरे प्यारों क्लिक करके आना। 98% चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा, 98%। ठीक है, ए और बी अगर ऑप्शन में दिख गया चारों ऑप्शन में से, तुरंत क्लिक करके आना है। इसके बाद दूसरा सिचुएशन क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा सिचुएशन बनता है कि इनमें से सभी, दूसरा सिचुएशन है इनमें से सभी, अगर चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिख जाए कि इनमें से सभी, तो बिल्कुल आंख बंद करके उसी वाले पे क्लिक करके आना है। 100% वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो कंडीशंस बनता है वह बन जाता है इनमें से कोई नहीं। क्या बन जाता है? इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं, अगर कोई ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोगों को 100% उसी पे क्लिक करके आना है। इनमें से कोई नहीं, तो वही वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारों जो चौथा कंडीशन, सबसे डिफिकल्ट कंडीशन, अगर चारों ऑप्शन अलग दे दे तब क्या करोगे? अगर मान लीजिए इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं दिया, ए वाला बी ऑप्शन अलग है, बी वाला ऑप्शन अलग है, सी वाला ऑप्शन अलग है, डी वाला ऑप्शन अलग है, तब क्या करोगे? तो वहां फंस जाओगे। तो फंस जाओगे तो उसका निकलने का तरीका क्या है कि ऑप्शन ए को लीजिएगा और ऑप्शन सी को लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही सही होते हैं। 50-50% चांस है कि दोनों में से कोई ना कोई एक ही सही होगा। अब आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है कि आप ऑप्शन ए करते हो तो ऑप्शन ए सही होता है, या ऑप्शन सी करते हो तो ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इन तीनों कंडीशंस में से ना दे, चारों कंडीशंस अलग दे दे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ही क्लिक करके आप लोगों को आना है। यह है मेरे प्यारों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रिक। ठीक है, इससे बेहतरीन ट्रिक आप लोग कोई नहीं बता सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रिक है। अब हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे हल करके मैं दिखाता हूँ। क्या क्या तरीका होता है सब कुछ डिटेल में आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा और 100% मेरे प्यारों पास हो जाओगे, कोई एक नंबर नहीं कर पाएगा। देखिए मेरे प्यारों, यह पेपर है,
इंटर का पेपर है मेरे प्यारों, चाहे इंटर को चाहे हाई स्कूल का, दोनों बात सेम ही होता है, क्योंकि इसमें भी गद्यांश है उसमें भी गद्यांश, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ट्रिक सभी के लिए है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, इंटर में दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लास 10th में भी आप लोगों का प्रश्न यही रहता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें गद्यांश 6 नंबर का पूछा जाता है और इंटर में गद्यांश 10 नंबर के पूछे जाते हैं, क्योंकि गद्यांश में इसमें 5 प्रश्न होते हैं और हाई स्कूल वाले में 3 प्रश्न होते हैं, बस अंतर यही होता है, बाकी सब कुछ ट्रिक वही काम करता है। देखिए अगर ये आपको प्रश्न करना है, प्रश्न तीसरा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारों, जो ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक स्केल लेना है, स्केल आपने ले लिया और स्केल की सहायता से मेरे प्यारों बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लाइनिंग खींचना है। या आप लोगों को सबसे पहला काम यही काम करना है आप लोगों को, यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों आप लोगों को लाइनिंग खींचना है, और वो भी डबल लाइनिंग, डबल लाइनिंग आप लोगों को खींचना है। लाइनिंग खींचने के बाद मेरे प्यारों बच्चों इस पेज पे आ जाइए, ये पेज के कॉर्नर पे आप लोगों को रोल नंबर लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारों बच्चों, रोल नंबर। हर एक पेज पे आप लोग अपना रोल नंबर जरूर से जरूर आप लोग डाल लीजिएगा। अब ये मत कीजिएगा क्यों डाल लें, तो उसका कंडीशंस होता है, आप लोगों को जो बता रहा हूं वही काम कीजिए। हर एक पेज पे अपना रोल नंबर 10 अंकों का रोल नंबर यहाँ पे जरूर डाल लीजिएगा। इसके बाद आपने लाइनिंग खींच लिया। अब प्रश्न उत्तर तीसरा करना है, तो सबसे पहले मेरे प्यारों बच्चों यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे। सबसे पहले आप मेरे प्यारों बच्चों यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। तो यहाँ पे हेडिंग बनाने के बाद देखिए, जानते हैं राइटिंग आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जो भी लिख रहे हो अच्छे से लिखो। जो प्रश्न नहीं आ रहा है मैं खुद आपको बताऊंगा ना कैसे करना है उसका पूरा ट्रिक। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा डिजाइन इसमें आप कर सकते हो अच्छा दिखने के लिए, कि ताकि अच्छा दिखे। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा अच्छे से लिख देना है। इसके बाद यह गद्यांश है मेरे प्यार बच्चों, और आपको मैं बता दूं कि गद्यांश इसमें 2 दिया है, या तो आप यह वाला कीजिए, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है, ये वाला कीजिए। अब दोनों में से कोई एक ही करना है। मान लीजिए आप पहला वाला कर रहे हो, इसका आप कर रहे हो, तो अब ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि 2 गद्यांश दिया, आप दोनों गद्यांश में से कौन करना है उसका आपको संकेत लिखना पड़ेगा। संकेत बहुत जरूरी है, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि 2 में से कौन आपने किया है। तो यहाँ पे हेडिंग आप बनाइएगा संकेत। यही चीजें हैं जो आपको नंबर दिलाएंगी। जितना अच्छे से आप लिखोगे, गलत ही लिखोगे मेरे प्यारों चलिए एग्जामिनर दे देगा, बस इन तरीकों को देखकर। संकेत में आप क्या लिखोगे कि संकेत का मतलब देखिए, यदि यह नवीनीकरण, यहां से लेके यहां तक ये लाइनिंग लिख दो, शुरू के 2 लाइनिंग लिख दो, और लास्ट का यहाँ पे कुठाराघात होगा, ये आप लोगों को लिख देना है। तो यदि यह नवीनीकरण, आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा हिंट के तौर पे, संकेत के तौर पे, कि यदि यह नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों करोगे क्या, डॉट 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 लिखोगे यहां तक। फिर लास्ट की लाइन था कुठाराघात होगा, तो लास्ट की लाइन लिख दोगे कुठाराघात होगा। देखिए यही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश करने का, ठीक है। कुठाराघात होगा खड़ी पाई, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ यही वाला आपने गद्यांश किया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, देखिए इसके बाद आप प्रश्न पढ़िए, क वाला प्रश्न बोला उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो पाठ और लेखक का नाम लिखना है। अब तरीका समझिए, तो क वाला आपको करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क वाला, ठीक है। क वाला आपने करना है, पाठ और लेखक का नाम पूछा है, तो यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे पाठ का नाम। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम लिखेंगे। ये आप हेडिंग बनाएंगे पाठ का नाम, और उसके नीचे आप हेडिंग बनाएंगे लेखक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, और क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेखक का नाम। अब मेरे प्यारे बच्चों पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब आप पढ़ोगे इस गद्यांश को। अब जब इस गद्यांश को आप पढ़ोगे कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा की गतिशील नहीं होती। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मालूम तो है नहीं कि किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी किताब में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, किसी भी चैप्टर का नाम तो मालूम होगा। वैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इस गद्यांश की, तो यह जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यह भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया, और इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ये तो हमको मालूम है, लेकिन आपको तो मालूम है नहीं। आप क्या लिखोगे, तो आपकी किताब में कोई भी चैप्टर का अगर नाम आपको मालूम है, कोई भी चैप्टर का नाम मालूम है, यहाँ पे छाप दीजिए। और किसी भी लेखक का नाम मालूम है यहाँ पे लिख दिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कोई भी मालूम है आपको लिखना है। जैसे पाठ का नाम
भाषा और आधुनिकता हमको मालूम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाषा और आधुनिकता। आपको नहीं मालूम है तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी चैप्टर का नाम लिख सकते हो अगर आपको मालूम है तो। यही ट्रिक आपको अपनाना है। नंबर मेरे प्यारों जो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपको नंबर दे दिया जाएगा। भाषा और आधुनिकता। और लेखक का नाम अगर बात करें तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसके क्या है, लेखक है। लेकिन आपको तो मालूम है नहीं, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप वही ट्रिक अपनाओगे। कोई भी नाम अगर मालूम है आपको तो यहां लिख देना, आपको नंबर दे दिया जाएगा। एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, नंबर आपको बिल्कुल दे देगा, पास कर देगा। इसी प्रकार मेरे प्यार जो क वाला हो गया, इसी प्रकार मेरे प्यार जो ख वाला करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके लिए क्या करोगे कि यहाँ पे एक लाइन, कम से कम एक लाइन छोड़ देना। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना ख। ख के बाद मेरे प्यारों चो हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग में कोई भी कमी नहीं करना मेरे प्यारों चो, हेडिंग आपको डालना ही है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यह बनाओगे आप हेडिंग। ठीक है, अब व्याख्या कैसे लिखोगे इसका ट्रिक आप समझो। रेखांकित अंश की व्याख्या और स्केल की सहायता से यहाँ पे अंडरलाइनिंग कर देना, दिखने में अच्छा लगेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जहां पे अंडरलाइन किया होगा, देखिए यहां से लेके यहां तक, यदि यह नवीनीकरण कुछ सिर्फ कुछ पंडितों के आचार्यों की दिमागी कसरत ही बने रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। इसका हमें व्याख्या बताना है, हमें तो मालूम है नहीं। आप क्या करोगे कि पहली लाइन रट लो कि लेखक कहते हैं कि, ये लाइन हमेशा लिखना, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि। अब क्या करोगे, अब मेरे प्यारों को बताता हूं क्या करोगे। जो यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन किए हो ना, इसी को पूरा का पूरा पहले छाप दो। जब इसको पूरा छापोगे तो एक लाइन ये भी भर जाएगी, एक लाइन ये भी भर जाएगी। छापने के बाद अब क्या लिखोगे, तो अब मेरे प्यारों को बताता हूं अब क्या लिखोगे। अब आपको क्या लिखना है, उसी के आगे क्या दिया है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। तो यहां से लेकर उठाने के बाद यहां तक, यहां से उठाने के बाद जब अंडरलाइन खत्म हो गया तो जो बचा है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट बच गया है उसी को उठाना है और पूरा का पूरा छापना है। जैसे छापोगे 3 लाइन, लो भाई 3 लाइन और भर जाएगा, पूरा का पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, नंबर पूरा दे दिया जाएगा। समझ में आ गया आप मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह ग वाला करना है तो एक लाइन छोड़कर ग वाला डालो, इसी तरह उसका आंसर देते चले जाओ। ठीक है, तो ग वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि कुठाराघात का आशय क्या है। अब आपको मालूम तो है ना कि कुठाराघात का आशय क्या है, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ कुठाराघात होगा ना, तो यहाँ पे देखो यहीं से उठा लो कि यदि नए शब्द अपने उद स्थान में ही अड़े रहे, यहीं से उठा लो। यहां से उठाने के बाद कुठाराघात होगा, पूरी लाइन छाप दो, इसका भी ग वाला का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भाषा का सीधा संबंध किससे है, तो देखो बोला है भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। अब इसी में से तो छाटना है, तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, इसी में से आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं। इसी तरह लेखक के अनुसार नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। अब आपको तो मालूम नहीं है कि क्या ही बताऊं, तो फिर से शुरू से उठा लो कि यदि यह नवीकरण कुछ पंडितों आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। यही वाली लाइन उठा के लिख दो। लो भाई पांचों को पांचों आपने कर दिया, पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिए जाएंगे। यह है मेरे प्यारों गद्यांश हल करने का तरीका। इसी तरह मेरे प्यारों इन दोनों में से एक ही करना था, दोनों आपने कर दिया। अब अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, दिए गए पद्यांश। तो पद्यांश का क्या ट्रिक है, तो पद्यांश का भी सेम वही ट्रिक है, आपको क्या करना है वही काम करना, बताता हूं। देखिए पद्यांश का क्या ट्रिक है, तो पेज आपका भर गया, पेज आपने पलट दिया, तो प्रश्न उत्तर संख्या 4 करना है ना, तो फिर वही आप बनाओगे मेरे प्यारों, वही हेडिंग आप डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 4। देखिए गद और पद का दोनों ट्रिक वही है, प्रश्न उत्तर संख्या 4। आपको यहाँ पे इस तरह हेडिंग बना लेना है। हेडिंग बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको वही चीज है, इसमें भी 2 दिया होता है कि दोनों में से कोई एक ही करना है। तो आप मान लीजिए पहला वाला कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले संकेत लिख देना। संकेत लिख दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि कौन आपने किया है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला कर रहे हो आप कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यहां से लेके यहां तक है, तो लज्जाशील पथिक यहां तक उतार दो और लास्ट वाला लाइन तत् भुगतान को ये वाला उतार दो। तो यहाँ पे कुछ लिखोगे, फिर डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली लाइन लिख देना। ठीक है, इसके बाद फिर वही प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वही प्रश्न है क वाला, कविता का शीर्षक लिखिए और कवि का नाम। तो कविता के शीर्षक कोई भी चैप्टर का नाम मालूम रहेगा लिख देना, और कोई भी कवि का नाम मालूम है लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना वो ट्रिक बताया हूं, और भी जो प्रश्न है उसी में से छाट के लिखना है। तो गद्यांश का ट्रिक बता दिया ना, तो पद्यांश वाला भी सेम उसी कैटेगरी पे आप कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है
कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अब यही मेरे प्यारे बच्चों आगे आप लोगों का जीवन परिचय। तो 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे मिलता है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय लिखना का तरीका क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क। तो मान लीजिए कि मैं यहां से बताता हूं कि कैसे लिखना है। अगर मान लीजिए जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखोगे, हेडिंग तो छोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या, क्या डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क। तब 5वें का क आपने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा स्टाइल में हेडिंग बना लेना ताकि दिखने में अच्छे लगे। तो 5वें का क वो भी आप पहला वाला कर रहे हो, किसका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आप बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हेडिंग। ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे जीवन परिचय। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय लिखना चालू करोगे, जीवन परिचय आप लिखना चालू करोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताता हूं, ध्यान से इसको समझना। अब साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है तो आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नर में कोष्टक बना के कुछ चीजें लिखना होगा। तो एक चीज अब बता दूं आप लोगों को कि जिनको सही सही जीवन परिचय मालूम होगा वही एक काम करेंगे, वही यहाँ पे लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, फिर यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे मृत्यु लिखेंगे, फिर नीचे आप रचनाएं लिखेंगे। जिनको सही सही मालूम होगा वही यह वाला काम करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान पहले यहीं पे जाएगा। अगर आपने पूरा का पूरा गलत लिखा है तो पूरा नंबर यहीं काट देगा एग्जामिनर, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम है, जैसे हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोगों को नहीं मालूम है तो ये वाला काम नहीं करना हम लोगों को। ये वाला काम करेंगे तो गलत लिखोगे तो उसका फोकस यहीं पे जाएगा। तो जो आप लोगों को नहीं मालूम है तो ये वाला काम मत करना, जिनको मालूम है तो वो तो करना, जिनको नहीं मालूम है जीवन पर चेडिंग डालना और लिखना चालू कर देना। क्या लिखोगे, तो लिखना इस तरह चालू करना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, डॉक्टर हजारी प्रसाद, देखो लिखने का तरीका समझो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, द्विवेदी का जन्म, जन्म सन, अब देखो ब्लैक पेन से नहीं लिखना है कि ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर, नहीं, सन कुछ भी लिख दो, जैसे 1889 ईस्वी में। जैसे आप लोगों को 1889 में कुछ भी बना के लिख देना, वैसे उनका जो जन्म हुआ था, जन्म तो उनका 1907 में हुआ था। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो कुछ भी 1889 चाहे 1989 चाहे 1947 आप कुछ भी मेरे प्यारे बच्चों लिख देना, लेकिन लिखना जरूर। नहीं मालूम, जिनको मालूम रहेगा तो 1907 लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम लिखिए, पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म इतना ईस्वी में हुआ था। अब देखिए आगे की लाइन कैसे लिखना है वो तरीका बता देता हूं। देखो कैसे लिखोगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म इतना में हुआ था, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रही, ठीक है, उनको उनके बचपन में उनके माता पिता का देवसान हो गया, घर पे ही उन्होंने हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी, उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। फिर उन्होंने एक प्रकाशित रचनाएं लिखी जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। फिर उन्होंने एक कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, चाहे पंजाब विश्वविद्यालय, कुछ भी अपना याद है, तो उसमें वो उन्होंने अध्यक्ष पद पे उन्होंने कार्य किया, ठीक है। इसके बाद उनकी उनके वो किसी रोग के कारण उनका देवसान जो है, कुछ भी डेट लिख देना। जैसे अब जन्म अगर आपने 1900 मान लीजिए 7 में लिख दिया है तो भाई जाहिर सी बात है कि 60-70 वर्ष वो जिए होंगे, तो 60 वर्ष में जोड़ देना, तो जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1969 में इनकी मृत्यु हुआ। तो जो भी जन्म लिख रहे हो तो 30-40-50 वर्ष उसमें ऐड करके ही आप मृत्यु लिखें, ठीक है, इस तरह आप लिख दीजिए। इसके बाद आया मेन चीज रचना, रचना पे 2 नंबर मिलेगा। आप नीचे हेडिंग डालना रचनाएं। अब रचनाएं में कौन सा ट्रिक लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके कम से कम 500 से प्लस रचनाएं होंगी, आपको बता देता हूं 500 से प्लस रचनाएं। एग्जामिनर को कितना मालूम होगा, कुछ नहीं। तो आप कोई भी किसी दूसरे का भी रचना अगर आपको मालूम है ना, तो आप किसी दूसरे का भी रचना लिख देना, लेकिन लिखना जरूर, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। या अपने से भी कोई ऐसा शब्द बना के लिख दो कि आप कोई जानता ही ना हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे रचना के तौर पे नंबर दे दिया जाएगा। यही ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय लिखने का। समझ में आ गया? चलिए, तो जीवन परिचय भी चाहे कवि का हो चाहे लेखक का, दोनों में यही ट्रिक काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद देखिए, अब ये तो आप लोग आराम से लिख दोगे। अब ये आप लोगों का खंड का, यह आपका कहानी संग्रह है। जैसे ध्रुव यात्रा पंचलाइट, तो भाई ये तो कहानी है, ध्रुव यात्रा लिखोगे
अब पंच लाइट हेडिंग डालोगे, दोनों में से कोई एक काम करना है। पंच लाइट कहानी का सारांश लिखोगे, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखोगे, तो उसमें बना के अपने कुछ भी लिख सकते हो। और जिनको कुछ नहीं आएगा वो क्या काम करेंगे कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख देंगे, और उनको अगर अपने से बना के नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आपका पद्यांश दिया ना, यही पद्यांश यहाँ से उठाकर पूरा का पूरा छाप दो। ये पूरा का पूरा पद्यांश छाप देना, तो आपको 3-4 लाइन हो जाएगा। और इसके बाद इधर आ जाना, ये जो यहाँ से ये जो अथवा वाला करके दिया था, तो इसको तो लिखे नहीं थे, तो अथवा वाला पूरा का पूरा गद्यांश उठा लेना, उसी में ऐड कर देना। जैसे ऐड करोगे ना, एक पेज आप लोगों का पूरा भर जाएगा। और जब एक पेज पूरा भर जाएगा, वही हो गया आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों पंच लाइट कहानी का संग्रह या ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश हो गया। बस 5 नंबर दे दिया जाएगा आपको। और ये तो आपका खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों। खंड काव्य जो है वो तो जिला वाइज आता है, आपको भी मालूम है। खंड काव्य जो है जिला वाइज आता है कि आपके जिला में, मान लीजिए किसी की जिला में मुक्तिज्ञ पूछता है, या किसी की जिला में सत्य की जीत पूछता है, तो भाई सत्य की जीत अगर किसी जिला में पूछता है तो एक बार देख लेना। उनको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सत्य की जीत खंड काव्य हेडिंग डाल लेना और अपने से बनाकर लिखते जाना। नहीं आता है तो आपके इसी में जो गद्यांश और पद्यांश दिया था वो छापते जाना, उसी में लिखते जाना, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो यह है मेरे प्यारे बच्चों खंड काव्य करने का ट्रिक। अब आइए खंड ख। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का गद्यांश आ गया। तो संस्कृत का गद्यांश करने का भी यही ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, खंड ख। मान लीजिए ये खंड ख करना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे खंड ख। आपने हेडिंग डाल दिया कि खंड ख करने वाले हो। खंड ख में प्रश्न उत्तर 8वां था, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 8वां। ठीक है, सबका ट्रिक है मेरे प्यारों, पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 8वां का आप क कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, क करना यहाँ पे है, अंडरलाइन कर देना। इसके बाद इसमें भी 2 ठे रहता, कौन कर रहे हो, तो इसलिए आपको संकेत लिखना पड़ेगा। तो संकेत लिखने का तरीका तो मैं बताया ही हूं आप लोगों को। संकेत लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ का 2 लाइन उठा लो और डॉट डॉट करते हुए लास्ट की लाइन लिख दो, उसको मालूम चल जाएगा। इसमें क्या होता है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। संदर्भ में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब आप संदर्भ हेडिंग डाल के लिखोगे तो संदर्भ में यही होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, किसी भी पाठ का नाम लिख देना संस्कृत खंड काव्य वाला, और किसी भी यहाँ पे लेखक का नाम लिख देना, किसी का भी अगर आपको मालूम है नंबर दे दिए जाएंगे। हिंदी में अनुवाद की अगर हम बात करें तो हिंदी का अनुवाद मेरे पास जैसे यहाँ बोला अस्य निर्माणे अस्य जनान धनम आयात चद जनास्य। अब आपको तो मालूम है नहीं कि इसका हिंदी का अर्थ क्या होगा, तो कोई बात नहीं, इसका हिंदी का अर्थ अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये कहीं काम करो, आपके पास दिया है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो गद्यांश दिया है, देखिए ये वाला भी दिया है, बहुत चीज दिया है। अथवा करके वाला पद्यांश दिया ना, यही वाला उठा लो। देखो, समर्पण लो सेवा का सार, लज्जत संस्कृति का यह पवार, आज से यह जीवन उत्कर्ष इसी पद पे विगत विकार, यहां से लेकर और यहां तक छाप दो। यही हो गया संस्कृत का अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों। नहीं आएगा तो क्या करोगे, यही ना काम करोगे, लेकिन करना जरूर, एग्जाम में आपको नंबर दे देगा। तो संस्कृत का गद्यांश लिखने का भी तरीका मालूम आ गया ना, हिंदी में कैसे अनुवाद इसका करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला भी क्लियर कर दिया। इसी तरह पद्यांश आता है, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर का। तो पद्यांश का भी ट्रिक वही है, जो गद्यांश संस्कृत का जो गद्यांश में ट्रिक लगाए हो वही ट्रिक संस्कृत के पद्यांश में भी लगा दोगे, काम आपका बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और मेन चीज आप लोगों को बता देता हूं, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे निबंध पे। ठीक है, निबंध मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आप लोगों को पत्र लेखन पे 14वां प्रश्न, मान लीजिए निबंध आ गया। निबंध लिखने का तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर का निबंध आप लोगों का इंटर में आता है, या 7 नंबर का निबंध आप लोगों का हाई स्कूल में आता है। निबंध का एक ही ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या है। अगर आप निबंध लिख रहे हो, ठीक है, निबंध में एग्जामिनर एक ही 2 चीज देखता है। पहली चीज क्या देखता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना। अगर आपने प्रस्तावना लिखा है, पहली हेडिंग प्रस्तावना होती है, और लास्ट जो हेडिंग जब लिखोगे आप समाप्त इसको करोगे तो लास्ट वाली हेडिंग होती है उपसंहार। 2 हेडिंग देखेगा, बीच में आप कुछ भी हेडिंग बनाते रहिए, कुछ भी हेडिंग बना लीजिए और कुछ ना कुछ इसमें लिखते रहिए, 2 लाइन, फिर हेडिंग बना लीजिए, 2 लाइन इसमें भरते रहिए। कम से कम 4 या 5 लाइन बना देना बीच में, और एक हेडिंग है और एक हेडिंग है, तो 5 या 7 हेडिंग बना दोगे ना, बना के लिख दोगे, नंबर आपको हो जाएगा। लेकिन पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए, लास्ट वाली हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, अगर ये आपने काम कर दिया तो काम आप लोगों का बन गया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताता हूं आप पत्र लेखन का। ठीक है, पत्र लेखन का ट्रिक समझिए क्या है। जैसे आपके पेपर में यहाँ पत्र लेखन दिया है,
क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, पत्र लेखन दिया है कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव के फैले कोविड 19 संक्रमण बीमारी प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। या ये नहीं आ रहा है तो अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या निकालने हेतु एक पत्र लिखिए। देखिए पत्र लिखने का तरीका क्या है। पत्र लिखने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों यह है कि सबसे पहले पत्र में यही आपको काम करना है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में, यहाँ पे कामा लगाएंगे, फिर लिखोगे महोदय, महोदय, फिर कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, सेवा में महोदय जी सविनय निवेदन है कि। इसके बाद यहाँ पे पूरा काम करना अपना चालू कर देंगे, जो भी कंडीशंस में है वो कंडीशंस यहाँ लिखना चालू कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी या सहकारी, आपका आज्ञाकारी या सहकारी अपना नाम लिख देना क ख ग। बस ये काम अगर कर दोगे तो एग्जामिनर यही देखता ही है, सेवा में महोदय सविनय निवेदन, कंडीशन बीच में अपना लिख दोगे कि किस कंडीशन के बारे में आप लिख रहे हो तो बना के ही लिख दोगे, ये देखे देखा नंबर आप लोगों को दे देगा, काम खत्म मेरे प्यारे बच्चे। यही जो है मेन चीजें है टॉपिक, जो आप लोगों को ये चीज तरीका अपनाकर आप पास हो सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना काम कर दोगे, बीच में और कोई भी प्रश्न आ रहा है उसको बनाते बनाते अपने लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 80 से 85 नंबर कहीं नहीं गया, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।